आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने तूल पकड़ लिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जालना के कई इलाकों में हिंसा हुई। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक पुलिस ने हिंसा और आगजनी में शामिल 360 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में कथित तौर पर शामिल 16 लोगों की पहचान कर ली गई है, जो मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। मनोज जरांगे लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग के बाद हिंसा तब भड़की जब पुलिस ने अंबाद तहसील के अंतरवाली सारथी गांव में भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। यह लोग मनोज जरांगे के नेतृत्व में मंगलवार से आरक्षण की मांग को लेकर जमा थे, जबकि मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे थे। मनोज जरांगे को प्रदर्शन स्थल से उठाकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की। इसी के बाद स्थिति बिगड़ गई। हिंसा में करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बसों और प्राइवेट वाहनों में तोड़फोड़ की है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की थी। शुक्रवार को ही इस कार्रवाई के बाद नासिक, ठाणे और लातूर सहित कई शहरों में मराठाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान बाजार, बसें और स्कूल, कॉलेज भी बंद रखे गए। बाद में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रही आयोजकों ने भविष्य में आक्रामक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आयोजकों का कहना है कि मराठाओं को जानबूझकर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद अब आयोजक जालना के एसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार से आरक्षण को लेकर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की गई। देश में स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसे पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। अब इस योजना के विस्तार को लेकर किए गए एक रिसर्च में कई बड़ी बातें सामने आई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जो पीएलआई योजना के तहत किए गए अनुमानित केपेक्स के सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे। बता दें कि क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में 14 में से 9 जिन प्रमुख क्षेत्रों में शोध किया है वे हैं एसीसी बैटरी, सोलर पीवी, टेक्सटाइल सेक्टर, मोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, दूरसंचार, गुड्स, आईटी, हार्डवेयर और मेडिकल डिवाइस सेक्टर। इन क्षेत्रों में पीएलआई योजना के तहत देश में लाखों करोड़ निवेश होने का अनुमान है। क्रिसिल के शोध के मुताबिक भारत में अब तक हुए अनुमानित पीएलआई केपेक्स 2.8 लाख करोड़ का 28% यानी 36,000 करोड़ से अधिक निवेश अकेले गुजरात में होने का अनुमान है। गुजरात में होने वाला यह पीएलआई निवेश एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी सेक्टर में 9,000 करोड़, सोलर पीवी सेक्टर में 24,000 करोड़, टेक्सटाइल सेक्टर में 3,000 करोड़ और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 500 करोड़ वर्गीकृत है। देश में सोलर पीवी सेक्टर में हुए अनुमानित पीएलआई केपेक्स में गुजरात की हिस्सेदारी 76% यानी 24,000 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि बाकी 24% आंध्र प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। वहीं 9 क्षेत्रों में से एसीसी बैटरी में निवेश क्षमता का अनुमान सबसे अधिक है, जो कि 52,000 करोड़ है। इस अनुमानित निवेश क्षमता का सबसे अधिक लाभ तमिलनाडु को हो सकता है, जो कि 67% यानी करीब 35,000 करोड़ है, जबकि गुजरात और कर्नाटक को एसीसी बैटरी सेक्टर में 17% यानी करीब 9,000 करोड़ मिलने का अनुमान है। जिले के आरटीओ ऑफिस के पास नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बस पलटने के साथ ही वह खाई में गिर गई। बस में कई यात्री बैठे हुए थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर एक यात्री बस, जिसका नंबर MP49P0431 है, नरसिंहपुर से यात्रियों को लेकर गाडरवारा की ओर जा रही थी। इसी दौरान नरसिंहपुर के खैरी नाका के पास एक बाइक सवार बस के सामने आ गया। बस ने यात्री सवार को बचाने के चक्कर में जैसे ही टर्न लिया, बस अनियंत्रित हो गई और रोड के किनारे बनी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में करीब 26 लोग बैठे हुए थे। बस के खाई में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से निकाला गया।
बस पलटने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत ही घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं घायलों का इलाज किया जा रहा है। जब खाई में बस गिरी तो मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं कुछ लोग बेहोश हो गए थे। स्थानीय लोगों ने बस के कांच तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाया है। इसके बाद हाइड्रा की मदद से बस को सीधा किया गया है। इस हादसे में 25 वर्षीय पुष्पेंद्र और 8 साल के देवांश की मौत हो गई। असम में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वह 18 जिलों में बाढ़ से कुल 2,42,515 लोग प्रभावित हैं। शुक्रवार को यह आंकड़ा 3 लाख के पार था। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला नलबाड़ी है। यहां पर 72,427 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि दरांग में 49,112 लोग प्रभावित हैं। दरांग जिले में शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बाढ़ के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। 1 लाख से अधिक मवेशी प्रभावित हुए हैं। एएसडीएमए ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी, गोवालापार, गुवाहाटी, तेजपुर और नेमाटी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 7 शेल्टर कैंप में कुल 2,149 लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि 43 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काम कर रहे हैं। एएसडीएमए ने कहा है कि बाढ़ के कारण करीब 15 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा बाढ़ के कारण 1,61,000 से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं। अलग अलग जिलों से सड़कें, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल बिल्डिंग्स और अन्य बुनियादी ढांचों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं। उदलगुरी में एक तटबंध टूट गया है, जबकि दरांग में 2 तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धुबरी, कामरूप, कोकराझार, नलबाड़ी, दक्षिण सलमारा और तिनसुकिया से मिट्टी के कटाव की जानकारी मिली। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित अतिथि शिक्षक महापंचायत में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव शिक्षकों की अगली भर्ती से लागू होगा। शनिवार दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक महापंचायत का शुभारंभ किया। अतिथि शिक्षक महापंचायत में करीब 10,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले से 50 अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण मिलने के साथ हर साल 4 और अधिकतम 20 अंक बतौर बोनस दिए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका सिलेक्शन हो सके। सीएम ने कहा कि अब अतिथि शिक्षकों को एक तय पीरियड के हिसाब से नहीं, बल्कि माह के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। उनका मानदेय 2 गुना होगा। वर्तमान में वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 9,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन सीएम की नई घोषणा के बाद उन्हें 2 गुना मानदेय यानी 18,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों को 7,000 की जगह 14,000, वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों को 5,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अतिथि शिक्षकों से किया जाने वाला अनुबंध कुछ महीने का नहीं होगा, यह अनुबंध साल भर के लिए होगा। पिछली सरकार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। शिक्षा व्यवस्था अधकचरी हो गई थी। अतिथि शिक्षकों की जिंदगी अनिश्चितता के भंवर में उलझकर रह गई थी। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। बच्चों को आप शिक्षित करते रहें। सीएम ने कहा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद अतिथि शिक्षकों की जिंदगी भंवर में फंस गई थी। जब नियमित शिक्षक नहीं थे, तब बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने का काम अतिथि शिक्षकों को सौंपा गया था। साथ ही इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है,
अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। न्यायपालिका के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएम गहलोत ने हाल ही में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि न्यायपालिका भयंकर भ्रष्टाचार से जूझ रही है। उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कई वकील जो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, अदालत से वही फैसला सुनाया जाता है। सीएम ने कहा कि निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत, हालात दोनों जगह गंभीर हैं। गहलोत के इस बयान के विरोध में एडवोकेट शिवचरण गुप्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सीएम गहलोत को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 हफ्ते में जवाब मांगा। मामले में अगली 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले बुधवार को यह बयान दिया था। इसके बाद एक दिन बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा वो उनकी निजी राय नहीं थी। उन्होंने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उसमें विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने समय समय पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी कर चिंता जाहिर की है। बता दें कि गहलोत की टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को जोधपुर में वकीलों ने हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में काम का बहिष्कार किया था। वकील समुदाय ने बताया कि सीएम गहलोत का बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। PIL में कहा गया कि इस तरह के बयान बर्दाश्त के लायक नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाया। आगरा में शनिवार की शाम दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने आते ही फायरिंग और पथराव शुरू कर दी। इसके बाद आगजनी भी की गई। मारपीट और फायरिंग में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट और पथराव से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। घटना फतेहाबाद के शालूबाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाह रोड स्थित शालूबाई गांव में सड़क किनारे कुछ दुकानें बनी हुई हैं। गांव के ही डलबारी लाल उर्फ दिल्ली प्रधान के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर वह अपने परिवार के साथ सड़क किनारे बनी दुकानों का मरम्मत कराने आए थे। जैसे ही दुकानों के पास पहुंचा, दूसरे पक्ष राम सिंह, मिजाजी लाल और अन्य लोगों ने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। जमकर पथराव किया गया और मारपीट भी की गई। पूरे घटनाक्रम में 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ACP फतेहाबाद आनंद कुमार पांडे ने बताया कि सड़क किनारे बनी कुछ दुकानों को लेकर विवाद हुआ है। मारपीट और फायरिंग भी की गई है। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। DCP सोमेंद्र मीणा ने बताया कि 4 दुकानों को लेकर विवाद हुआ है। विवाद में फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों का इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर मिलने के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुनिए। घटना ये हुई थी, मैंने ये 4 दुकान बनाई थी। माननीय न्यायालय में इसने मुकदमा दायर किया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आने में तहरीर दी करके मैं अपनी दुकानों से चढ़ाने आया। इन्होंने सीधी गोली देना शुरू कर दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली दी? राम सिंह है, मिजाजी है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान फायरिंग हुआ। विवाद का जो वजह था, यहाँ 4 दुकानें हैं जिनको लेकर इनके बीच में पहले से ही रस्साकसी चलती आई है। अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। इनका जो विवाद है वो सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। अभी उसमें निर्णय आना बाकी है या उसमें निर्णय आ चुका है, ये क्लियर किया जाना है। जनपद मथुरा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखदेव नगर सौख रोड का रहने वाला सोहेल अपने अन्य परिजनों के साथ शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने बताया कि विगत 30 अगस्त 2023 को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रुखसार अपने भाई नहनी और शाहरुख को अलमारी से चोरी चुपके पैसे निकाल कर दे रही है। इसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी से कहासुनी हो गई। इस बीच पत्नी के भाइयों ने अपने अन्य परिजनों को बहन की ससुराल बुला लिया और इसके बाद सोहेल के ससुराल वाले, जिन्होंने एक राय होकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पूरे परिवार पर हमला बोल दिया।
इस घटना में सोहेल के परिवार से 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तब मेरी बीवी ने, मैंने उनके खिलाफ केस कर चुका हूँ। वो कल कप्तान साहब के साथ में नकली रिपोर्ट करने आई थी मेरी। उनकी मैंने कहा था घर में तो चोरी करके दे रही थी, उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने अपने घर वालों को बुला के मारपीट करी है। पहले भी उनको रिपोर्ट कर चुका महिला थाने में। मथुरा शहर कोतवाली इलाके में शनिवार सुबह लूट की 2 वारदातों से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने पहली वारदात विश्राम घाट के समीप दी। यहां एक युवक इंदौर से आए श्रद्धालु का मोबाइल छीनकर फरार हो गया, जबकि दूसरी वारदात होली गली के समीप हुई, जहां पैदल आए 2 युवक एक महिला के कुंडल लूटकर फरार हो गए। इंदौर के रहने वाले रामकृष्ण गुप्ता 40 लोगों के ग्रुप के साथ मथुरा दर्शन के लिए आए थे। शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे वह 4 साथियों के साथ यमुना जी के दर्शन करने विश्राम घाट जा रहे थे। रामकृष्ण गुप्ता मथुरा यमुना जी का मनोरथ करने आए थे। रामकृष्ण गुप्ता विश्राम घाट के समीप पहुंचे। इसी दौरान एक युवक जो काफी देर से साथ चल रहा था, अचानक मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। अचानक हुई घटना से रामकृष्ण गुप्ता और उनके साथी जब तक कुछ समझ पाते, इससे पहले ही युवक मोबाइल लेकर फरार हो गया। वारदात की जानकारी श्रद्धालुओं ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़कर वारदात का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। सोने के थे, करीब कितने वजन के होंगे? करीब 1.5 तोले के थे। पुलिस को सूचना दी थी? दे दी। आई थी पुलिस मौके पे? आई थी, उसके बाद आई थी। रात को 2:30 बजे मथुरा आए थे। यमुना जी की आती मनोरथ करना है हम लोगों को। हमारा 40 आदमी का ग्रुप है। क्या कुछ घटना घटित हुई आपके साथ में? हम 5:15 बजे यहाँ से निकले और 5:30 बजे करीब हमारा एक मोबाइल, हम तीनों साथ में थे। एक आदमी हमको रास्ते में बातचीत करते हुए मिला और हमारे साथ गया और हनुमान जी के मंदिर तक वो हमसे बातचीत करता गया। उसके बाद उसने जैसे मेरा मोबाइल खींचा और गली से भाग गया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव वृंदा और परंपराओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के अनुसार 7 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा, जिसमें अधिक जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा, सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव के अवसर पर जन्म स्थान की तैयारी भव्य रूप में चल रही है। सोमनाथ पुष्प बंगले में विराजेंगे ठाकुर जी। प्रज्ञान प्रवास पोशाक भी धारण करेंगे। स्वर्ण मंदिर रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गौ प्रतिमा करेगी ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक। गर्भगृह और श्री कृष्णा चबूतरा को कारागार का मूल स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही देश के चतुर्थी के विकास और हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संकल्प लिया जाएगा। बता दें कि प्रातः 5:15 से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक जन्मस्थान में निरंतर प्रवेश होगा। साथ ही जन्म अभिषेक में परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास महाराज उपस्थित रहे। साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।